और आपका बहुत स्वागत है। भारत समाचार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आज उपचुनाव का जो प्रचार है वो शोर थम जाएगा 5 बजे। सभी 9 सीटों के लिए थमेगा प्रचार का शोर। 20 नवंबर को सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कटेहरी, करहल, कुंद्रकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर और मछुआ मीरापुर सीट पर देखे वोट डाले जाएंगे। 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को सभी 9 सीटों का परिणाम भी सामने आ जाएगा। उपचुनाव में सपा और बीजेपी की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। लगातार चुनाव प्रचार में दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो 20 नवंबर को सभी 9 सीटों पर मतदान होगा। कटेहरी, करहल, कुंद्रकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर में देखिए मतदान होगा और मछुआ, मीरापुर, सीसामऊ में भी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर जो सियासी पार्टियां हैं लगातार प्रचार प्रसार में जुटी रहीं। और आज बता दें कि 23 नवंबर को मतदान होगा। वहीं बता दें कि 23 नवंबर को परिणाम भी सामने आ जाएगा। तो चुनाव प्रचार में सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं बयानबाजियां भी शुरू की गई। एक दूसरे पर वार पलटवार भी शुरू हो चुके थे। तो शाम के 5 बजे सभी 9 सीटों के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं 20 नवंबर को सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो कटेहरी, करहल, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद और फूलपुर, साथ ही साथ सीसामऊ में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। मझवा मीरापुर सीट में भी वोट डाले जाने हैं इसी 20 तारीख को। और ऐसे में इन 9 सीटों के लिए घमासान अब बहुत तेज हो चुका है। जैसा कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी दिन पूरा दमखम लगा लिया जाएगा राजनीतिक दलों की तरफ से। रैलियों का शोर भी आज से थम जाएगा। इन 9 सीटों के लिए चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव का आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। शाम 5 बजे सभी 9 सीटों के लिए जो प्रचार है वो थम जाएगा। और ऐसे में दिग्गजों ने कमर कस ली है। 20 नवंबर को सभी 9 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कटेहरी, करहल, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर में भी उपचुनाव होना है। और ऐसे में तैयारियां सबकी जोरदार है। ये दावा सभी दलों का है और सभी दल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बात अगर की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी जमकर रणनीतियां बनाई इसको लेकर और बीजेपी भी लगातार आगे बढ़ती नजर आई है। अब देखने वाली बात है कि 9 सीटों पर जनता किसका साथ देगी, क्योंकि जो टक्कर है वो काफ़ी कांटेदार बनी हुई है। जोरदार टक्कर के साथ आज इसी के साथ चुनाव का जो प्रचार है, रैलियों का जो शोर है वो भी थम जाएगा 9 सीटों के लिए। 9 सीटों पर घमासान होना है। और ऐसे में चाहे मायावती की बात की जाए या फिर आज़ाद समाज पार्टी की बात की जाए, तमाम इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक दलों ने की। इससे पहले भी देखा गया कि कई रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, कई मुद्दों को भी बताया। संदीप खेर जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। संदीप, 9 सीटों पर घमासान है और ऐसे में राजनीतिक दलों की जो किस्मत है वो भी दांव पर लगी है। रैलियां खूब हुई, आज प्रचार का शोर थम जाएगा, 5 बजे तक ही प्रचार किया जाएगा। किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे हैं जो उपचुनाव में सबसे ज्यादा इस बार हावी हो रहे हैं? संदीप, देखिए स्वाति, कहने को तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन तैयारियां आपने देखी होंगी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर हो रही हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात करी जाए। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव से देखिए किनारा कर लिया था। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इतनी तैयारी के साथ उतरी हैं कि ऐसे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव हो रहा है। इसके पीछे की देखिए वजह है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और इस बार जो 9 सीटों की जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है। इसलिए एक एक सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3-3 बार जनसभाएं करी हैं, रोड शो की हैं, यानी वहां के लोगों को बताने का प्रयास किया है कि अगर आपकी कोई हितैषी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव ने भी देखिए किसी तरीके की कोर कसर जो है वो छोड़ी नहीं है। तो आज का दिन देखिए अहम इसलिए है क्योंकि आज जो सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रचार प्रसार का शोर है, यानी जो गाड़ी के पहिए हैं प्रचार प्रसार के, वो आज थम जाएंगे। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने देखिए अपनी ये कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर अपनी जो तैयारियां हैं उनको इस प्रचार प्रसार में झोंकने का काम किया है। आपने मुद्दे की बात पूछी, देखिए मुद्दों की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए तमाम तरीके के मुद्दे दिए कि भाजपा के साथ हैं तो सेफ हैं। और सबसे ज्यादा जो उनका मुद्दा इस बार राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में रहा वो मुद्दा था
कटोगे तो बटोगे, जिसको लेकर राजनीति गलियारों में देखिए हलचल भी तेज हुई। समाजवादी पार्टी की तरफ से वार पलटवार, बैनरवार तक का जो दौर है वो शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं रही। सबने अपने एजेंडे को लेकर होर्डिंग लगवाई है। तो देखिए इस बार के चुनाव में देखिए मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि हाँ, जो राजनीतिक लाइनें हैं वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए की बात करी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो किस तरीके से विकास की गंगा आपके क्षेत्रों में बहाने का काम किया जाएगा। और इसके देखिए जो नींव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोदने का काम भी किया है। जिन 9 सीटों पर वो चुनाव की तैयारियों के लिए पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के सौगात देने की बात भी करी है। तमाम जगहों पर शिलान्यास जैसे, तमाम जगहों पर लोकार्पण जैसे कार्यक्रम भी देखिए आयोजित किए गए। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हॉट सीट कही जाने वाली सीसामऊ की बात करी जाए, मैनपुरी की करहल की बात करी जाए, कुंदरकी की बात करी जाए और उसी के साथ साथ कटहरी की ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की संदीप कोशिश की। और अगर बात की जाए विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की, तो पीडीए का एजेंडा लगातार चलाया जा रहा है। आगे आएंगे आपके पास भी और ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। इस खबर पर और ज्यादा सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सचिन मेरे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं और अलीगढ़ से मुकेश भी मौजूद है। सचिन, वहां पर किस तरह का माहौल दिख रहा है? अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि आज जो प्रचार का शोर है वो भी 5 बजे तक थम जाएगा। बिल्कुल स्वाति, आज देर शाम 5 बजे जैसे ही बजेंगे तो जो चुनाव प्रचार का दौर है, जो चुनावी प्रचार हो रहा है अब तक, वो आज थम जाएगा और जो चुनावी प्रचार का शोर था वो दिखना बंद हो जाएगा। 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को उसके बाद रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। लेकिन आज चुनाव प्रचार थमने से पहले 4 पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुजफ्फरनगर में पहुंचेंगे और मीरापुर उपचुनाव में वो चुनाव प्रचार करेंगे। पहला तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो आज मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी समर्थकों के साथ मिलकर जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, उनके समर्थन में यहाँ रोड शो करेंगे। उसके बाद आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो अपनी प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में यहाँ आज मीरापुर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ अपने प्रत्याशी के समर्थन में आज गुज्जर सम्मेलन करेंगे 2 और उसके बाद वो रोड शो करेंगे। वहीं दूसरी ओर एएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आज यहाँ अवैसीउद्दीन अवैसी यहाँ पहुंचेंगे। वो भी अपनी प्रत्याशी के समर्थन में आज वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की ये मीरापुर विधानसभा सीट पर जो हो रहे उपचुनाव है, इसमें जमीनी मुद्दे कहीं नहीं देखे गए, ना ही किसी ने जमीनी मुद्दे गिनाने का प्रयास किया। अगर यहाँ हुई है तो 2013 के दंगों की याद मंचों से दिलाई गई है। जो 2013 के दंगे लोग वह भूल भी गए थे। जो यहाँ मंच से बात हुई है वो है कटोगी या बटोगी, इस तरह के नारे इस चुनाव में देखे गए हैं। हालांकि देर रात, आज देर शाम जैसे ही चुनाव प्रचार थमेगा तो सभी राजनीतिक पार्टियों का जो गाड़ी का जोर है वो थम जाएगा। लेकिन इससे परे यहाँ मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, उसके बीच और आरएलडी की जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, इन दोनों के बीच ही फाइट मानी जा रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये मीरापुर का उपचुनाव कहीं ना कहीं तिकोने हो सकता है। आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है जाहिद हुसैन, अगर वो जो जाटव समाज की वोट है, SC/ST समाज की जो वोट है, अगर उन वोटों को जोड़ने में काम रहे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ नुकसान हो सकता है। जिस तरह से पिछले दिनों चंद्रशेखर ने यहाँ जाट सम्मेलन किया, आज उनके जो गुज्जर सम्मेलन है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ मतदाताओं का रुख आजाद समाज पार्टी की तरफ जाता दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ आरएलडी को जो गठबंधन है वो नुकसान हो सकता है। अगर एएमआई पार्टी की तरफ मुसलमानों का रुख दिखाई दिया गया तो यहाँ जो सुम्बुल राणा है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, उनको यहाँ नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाली 20 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर मीरापुर क्षेत्र के लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। 23 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जी स्वाति। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मुद्दे इस बार बहुत ज़्यादा मुद्दों की कोई गूंज नहीं दिख रही है। और अलीगढ़ से संवाददाता मुकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि मुकेश, अलीगढ़ में इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि आज प्रचार का शोर थम जाएगा, क्या आप देख रहे हैं इस वक्त?
देखिए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में एक अलीगढ़ की खैर विधानसभा शामिल है, जिसमें कि उपचुनाव हो रहा है। और आज जैसा कि सभी को पता है कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 20 नवंबर को मतदान होना है। अब शाम 5 बजे के बाद जब जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर यानी कि दरवाजे जाकर घर घर जाकर ही संपर्क कर सकते हैं और अपना चुनाव का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कोई रैली या कोई ग्रुप में नहीं जा सकते, बड़े ग्रुप में। और आपको यह बता दें, आज चुनाव प्रचार थमने के बाद कल अगले दिन से जो है जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी और चुनाव प्रचार तो थमेगा ही थमेगा। जो चुनाव को लेकर यानी कि मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तरह तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अपनी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। और जो मतदान केंद्रों पर जो है फोर्स जो है पूरी तरह से पहुंचने को तैयार है। वहीं पोलिंग पार्टियां जब कल पहुंच जाएंगी उसके बाद अगले दिन यानी कि बुधवार को मतदान यानी कि 20 नवंबर को मतदान होगा, जो कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा। और आपको यहाँ बता दें 23 नवंबर को यह मतदान जो पेटियां जो खुलेंगी और जो रिजल्ट है 23 नवंबर को शाम तक सामने आ जाएगा कि कौन अपनी अपनी सीट से विधायक चुन के सामने आते हैं। बात करें तो ये सीट इसकी बात करें खैर का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जाटलैंड माना जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर मुकेश बीजेपी की मजबूती दिख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 32 सालों से यहाँ कोई फाइट में नहीं है। तो फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? जो चारूकेन है वो कितनी मजबूत दिख रही है? बीएसपी का कैंडिडेट कितना मजबूत नजर आ रहा है? पहल सिंह की अगर बात करें, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। भाजपा और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो सुरेंद्र दिलेर हैं। और यहाँ पे आपको बता दें जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जो सीट पर जो उतरे हैं वो चारूकेन है, जो 2022 में बसपा से चुनाव लड़ी थी और सेकंड पोजीशन पे रही थी। इस बार भी चारूकेन जो समाजवादी पार्टी से और भाजपा के यानी कि आरएलडी और भाजपा जो सुरेंद्र दिलेर है बिल्कुल आमने सामने की टक्कर पर है। वहीं अगर बसपा की बात करें, बसपा से जो डॉक्टर पहल सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि जो बसपा की टिकट है, जो बसपा का जो प्रत्याशी इस बार तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है, या जो कि बसपा 2022 में सेकंड पोजीशन पर रही थी। यानी कि हम साफ तौर से कह सकते हैं चारूकेन एक फेस बन के सामने आया। वही अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी पहली बार जो है यहाँ पर जो अपने प्रत्याशी को उतार रही है और कहीं ना कहीं फाइट में नजर आ रही है। क्योंकि ये चारूकेन उनके फेस में है नजर आ रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी उनके साथ है। सपा का समाजवादी पार्टी का कभी विधानसभा खैर पर कोई कभी खाता नहीं खुला, पहली बार लग रहा है उनको। बड़ी बात यह है कि ये जो खालीपन है, क्या ये चुनाव पूरा कर पाता है? उपचुनाव का बड़ी बात है देखने वाली। और नदीम सिद्दीकी भी जुड़ चुके हैं मैनपुरी के करहल पर, जहां पर वोटिंग होने जा रही है। ये बताइए कि करहल के क्या समीकरण है? यादव बनाम यादव की फाइट को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं नदीम वहां पर? देखिए, अगर यादव बनाम यादव की फाइट को देखा जाए तो यादव बनाम यादव फाइट नहीं है यहाँ पर। यादव बनाम एससी, यादव बनाम अदर कास्ट, ये सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है। क्योंकि जो करहल में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो यादव है, और दूसरे नंबर पर अगर कोई वोट बैंक आता है तो वो शाक्य आता है, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो एससी और दलित मतदाता आता है। अब ये देखने की बात ये होगी कि जो एससी वोट है, ये जो शाक्य मतदाता है वो किधर मूव करता है। जिधर मूव करेगा उसका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन जो यादव मूल वोट है जो वो वन साइडेड अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बड़ा गेन होने जा रहा है, और अगर समाजवादी पार्टी के पास नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कुछ ना कुछ सेंधमारी करके भाजपा कुछ ना कुछ प्लस में जाएगी। हालांकि आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक विशाल एक रोड शो है जिसको मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में निकाला जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी एक रोड शो है जो उसको भी निकाला जाएगा। लेकिन रोड शो का जो टाइमिंग है वो अलग अलग किया गया है, क्योंकि दोनों सेम टाइमिंग और सेम रोड है तो क्रॉस ना हो। फूफा बनाम भतीजा, फूफा बनाम भतीजा कौन मजबूत दिख रहा है? फिलहाल 60 और 40 पर ये जो आंकड़ा है वो आकर टिकता है। मुद्दे क्या है फिलहाल? मुद्दे तो जब वहां पर चुनाव होता है मुद्दे तो कोई खास कार्य नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैनपुरी एक जो करहल विधानसभा की सीट है, ये एक
काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। और जो करहल में जो डेवलपमेंट जो हुआ है, जो करहल की जो बात अगर करते विकास की है, तो समाजवादी कहती है कि मैंने किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पार्ट 3 चल रहा है और यूपी में पार्ट 2 है, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कोई ज्यादा खास काम नहीं दिखता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो नुमाइंदगी करने आते हैं, वो लोग अपने विकास के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। लेकिन जो वन साइडेड जो यादव है वो एक तरफा चलता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक शुरुआत और चाहे शिक्षा दीक्षा की शुरुआत या उनका पूरे जीवन का इतिहास, जो उसकी शुरुआत जो करहल से हुई है, तो करहल का जो मतदाता है वो बिल्कुल एक साइड समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी प्रतिष्ठा, तरफ- जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की लगी है। अब प्रतिष्ठा पर कोई आँच आती या फिर नहीं, देखने वाली बात है। संदीप खेर भी जुड़े हुए और सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर इन 9 सीटों की बात करें तो लगातार 9 दिनों हमने देखा कि ये तस्वीरें बदलती नजर आई, जहां पर बीजेपी ने जमकर कैंपेनिंग की, खूब रैलियां की। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना मोमेंटम बनाने की पूरी कोशिश की, यानी कि कोई टक्कर पे किसी से कम दिख नहीं रहा है। बड़ी कांटे की टक्कर है ये 9 सीटों पर चुनाव होना। देखिए स्वाति, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कांटे की टक्कर है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता आपने देखा है कि चुनावी रैलियों में उतरे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करी जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरपूर मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, इसमें जो एक मिसिंग पॉइंट रहा वो ये रहा इंडिया गठबंधन की एकजुटता। क्योंकि ये कहा गया था कि देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम लोग जो हैं वो साथ में हैं, यानी विपक्ष के गठबंधन के साथी हैं। और ये चर्चा थी कि क्या कब सभी ये लोग जो हैं ये एक संयुक्त जनसभा करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर तो कांग्रेस का भी देखिए वोटर है ही। तो इस चुनाव में देखिए एकजुटता जो है वो समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन में दिखाई नहीं दी। कि राहुल गांधी देखिए, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था रायबरेली भी आए थे, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ मुझे लगता है कि अगर कुछ जगहों पर, वहां पर वो चाहे करहल की बात करें, एकजुटता का संदेश देने के लिए अगर ये तमाम नेता संयुक्त जनसभा करते तो मुझे लगता है कि इसका जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दिखाई देता। ये मतलब तो दिखाई दिया कि कांग्रेस को 2 सीटें दी गई थी, उससे वो नाराज हुई, उसने पल्ला झाड़ा, कांग्रेस के उपचुनाव से किनारा कर लिया। और उसके बाद ये देखा गया कि क्या अंदर अंदर किसी तरीके की कोई नाराजगी चल रही है, क्योंकि उपचुनाव देखिए प्रतिष्ठा का विषय है, सपा के लिए भी, भाजपा के लिए भी, और ये 2027 की तस्वीर को भी साफ करेगा। लेकिन कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ में प्रचार प्रसार में ना शामिल होना, किसी भी तरीके की संयुक्त जनसभा में शामिल ना होना, मुझे लगता है कि अंदर अंदर मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं और अंबेडकर नगर से वेद जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। सबसे पहले बात करेंगे वेद प्रकाश, यहाँ कटहरी सीट पर चुनाव होना है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? धर्मनाथ निषाद और साथ ही साथ शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, किस तरह का मुकाबला है? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिर्जापुर से पवन भी जुड़े हुए हैं, आप उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। वापस आ रहे हैं आपके पास में पवन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि प्रचार का शोर भी आज से थम जाएगा, किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, मुकाबला यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रदेश की बात करें तो बसपा को लोग एक तरीके से ये कहते हैं कि नहीं, बसपा जो है दूसरी पार्टियों के लिए लगातार काम करती है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई त्रिकोणीय है। बसपा पूरे दमखम के साथ लड़ रही है और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, कल देर शाम अखिलेश यादव ने भी यहाँ पे पहली जनसभा की है और वहाँ पे जो जनसैलाब उमड़ा था वो बता रहा था कि नहीं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बसपा तीनों में यहाँ पे कड़ी टक्कर है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से 3 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रचार कर चुके हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम, उनके जो मंत्री हैं, जो सहयोगी के दल हैं, हालांकि सहयोगी दलों की अगर बात करेंगे तो संजय निषाद ने मझवा में अभी तक कोई न जनसभा की है, न तो किसी के साथ कोई मंच साझा किया है, न तो उनके पार्टी के लोग ही यहाँ पे आकर के प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो निषाद है उनका बड़ा वोट बैंक है, बिंद और निषाद का यहाँ पे बड़ा वोट बैंक है। उससे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मण वोट
की जुगत में सभी हैं। बसपा के जो प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, वो अपनी जीत का दावा करते हैं ब्राह्मण वोट को लेकर के, ब्राह्मण और दलित वोट को लेकर के वो अपनी जीत का दावा करते हैं। बिंद जो यहाँ पे ज्यादा वोटर हैं उनको लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा करती है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि बसपा ने एक सवर्ण कैंडिडेट उतारा है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही ने महिला कैंडिडेट पर जोर दिया। और बड़ी बात यह है कि महिला बनाम महिला की लड़ाई में कौन जीतता है। अम्बेडकर नगर से वेद भी जुड़े हुए हैं। वेद, आप जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि आज 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। किस तरह की लड़ाई है, कौन कौन से मुद्दे इस बार गूंज रहे हैं उपचुनाव में वहां पर? बिल्कुल, देखिए स्वाति, अम्बेडकर नगर कटेरी विधानसभा जो सीट है ये समाजवादी पार्टी के खाते में थी, लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा सांसद बन गया। हालांकि समाजवादी पार्टी जो है इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार बनाए रखना चाहती है और यही वजह है कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कटेरी में एक विशाल जनसभा की और बकायदे जनसभा के जरिए अपने मतदाताओं को एकजुट करने की अपील की। कुल मिलाकर जो है यहाँ अगर कटेरी विधानसभा सीट पर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि बीएसपी भी चुनाव लड़ रही, लेकिन उतनी मजबूती इस बार बीएसपी की नहीं है। लेकिन अगर बीएसपी के वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या जो है काफी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जो है निर्णायक भूमिका में समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। हालांकि आज शाम को 5 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया जो है वो थम जाएगी, क्योंकि 20 तारीख को जो है मतदान होना है, उसके लिए प्रशासन ने जो है पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि आज शाम तक का वक्त जो है सभी पार्टियों के पास है, ये लोग आज पूरी ताकत लगाएंगे और बकायदे जो है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीट की खूब जिम्मेदारी ली, 4 बार रैलियां करने के लिए पहुंचे। बताया ये भी जा रहा था कि सवर्ण वोट बैंक काफी नाराज था। अब हालात आपको किस तरीके से दिख रहे हैं? बीजेपी मजबूती में नजर आ रही है क्या वहां पर? बिल्कुल साथी, देखिए अगर बात करें सवर्ण मतदाताओं की तो टिकट की दावेदारी के लिए कई सवाल लगे हुए थे, ठाकुर भी लगे थे, ब्राह्मण भी लगे थे। हालांकि इन लोगों को जो है साइड कर दिया गया, इनको टिकट नहीं दिया गया, दांव लगाया गया कि जो है वो धर्मराज निषाद पर। कुल मिलाकर इस कटेरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं और यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटेरी में लगातार 4 बार रैलियां की। हालांकि ये नाराजगी जो ब्राह्मणों में थी वो नाराजगी धीरे धीरे दूर हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी अभी भी लोगों में बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्मराज निषाद और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो है शोभावती वर्मा, इनके बीच में फाइट देखने को मिल रही थी। बिल्कुल, यानी कि सीधी फाइट सपा और बीजेपी की है। इससे पहले बसपा की और सपा की जीत मानी जाती थी यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों पार्टियां काफ़ी मजबूत स्थिति में रहती थी। कटेरी की बात हो रही है, अब बात हो रही है पूरी 9 सीटों की जहां पर चुनाव होना है। फिलहाल जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है, तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से वापसी करते हैं संदीप खेर के पास। संदीप, अगर बात की जाए पड़ोस की ही सीट है, तो देखिए उपचुनाव का रण काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है और एक बार फिर से योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। चुनाव प्रचार में एक तरह से कहा जा सकता है कि सभी ने जो पूरी ताकत है वो झोंक दी है। 9 सीटों पर तेजी से घमासान चल रहा है। वो कौन कौन सी सीटें हैं जरा आप देख लीजिए। 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ, फूलपुर, मझवा, करहल, कटेहरी, खैर गाजियाबाद की सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और ऐसे में इन तमाम सीटों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी पूरा दमखम लगा दिया है। बड़ी बात यह है कि किसके जो दावे हैं, किसके वादे हैं जनता को पसंद आते हैं 9 सीटों के लिए, क्योंकि उसके ठीक बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में जो फाइनल चुनाव होगा विधानसभा का, ये माना जा रहा है कि उपचुनाव सेमीफाइनल चुनाव की तरह होते हैं और ऐसे में इन सीटों पर जिसका जोर चलता है, माना जाता है कि आगे भी उसकी सरकार बनने जा रही है सूबे में। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फूलपुर से संवाददाता, जहां पर चुनाव होने जा रहा है, प्रयागराज, वहां से जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र। ये बताइए कि क्या समीकरण दिख रहे हैं वहां पर, दलों की क्या स्थिति है, क्योंकि आज तमाम सीटों के लिए जो प्रचार का शोर है वो भी थम जाएगा। किस तरह का मुकाबला है? देखिए, अगर हम प्रयागराज के फूलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर उपचुनाव होगा और आज शाम को चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। हालांकि इसके पहले चाहे वो पक्ष के जो सत्ता पक्ष के नेता रहे हों, चाहे विपक्ष के नेता रहे हों, लगातार रैलियां कर रहे थे और लगातार यहाँ के नेताओं से संपर्क में रहे थे। हालांकि इस बार का जो ये उपचुनाव हो रहा है वो सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम है और यही वजह है कि खुद सीएम इसकी कमान संभाले हुए हैं और 2 बार फूलपुर में आकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किए हैं।
दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर आकर जनसभा को संबोधित किया है। 2 मंत्री लगातार यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। तो दूसरी तरफ इंद्रजीत सरोज जो सपा के महासचिव हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। तो दोनों पार्टियां पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जीत के लिए दावा कर रही हैं और मेहनत भी कर रही हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसमें जो बीएसपी का जो कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रहा है। तो अब निश्चित तौर पे किसी 2 में से एक का खेल ये जरूर बिगाड़ेंगे। हालांकि अभी एक कह पाना मुश्किल होगा कि आखिर जीत किसकी होगी, लेकिन एक पक्षीय चुनाव यहाँ पर नहीं है। 2 लोगों के बीच में कांटे की टक्कर देखने बड़ी को मिल रही चुनौती है। आप देख रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे इस बार के, क्योंकि छुट्टा पशुओं की समस्या सबसे ज्यादा पिछले चुनावों में अगर देखने को मिला, सबसे ज्यादा वो समस्या रही है। और कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है वो किसानों का मुद्दा है, जिसमें खाद नहीं मिल रही है। दूसरा जो मुद्दा है कि किसानों को जो आवारा पशु है, किसानों के लिए रात भर जागते हैं और अपने खेत की रखवाली करते हैं। साथ ही साथ अभी प्रयागराज में आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रतियोगी छात्र बड़ी संख्या में 4 दिनों तक यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। चौथे दिन कहीं जाकर उनकी मांगे मानी गई, फिर आरओ और ARO के जो परीक्षार्थी थे वो धरना पे बैठ गए थे। तो जो प्रतियोगी छात्र है, कहीं न कहीं उनकी भी नाराजगी है। स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको भी लेकर वोटर जो है अपना मतदान करेंगे। साथ ही साथ 2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इस पर कब्जा रहा है। अब जो प्रवीण पटेल मौजूदा जो विधायक थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दिया और चुनाव लड़े और सांसद बन गए। इसके बाद ये सीट खाली हुई, इसी पे उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहे हैं। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 5 विधानसभाओं में, जब ये मतदान हुआ था तो फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी 17,000 वोटों से हार गई थी। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव था उसकी जो तस्वीर थी अलग थी, जो वोटर का मूड था वो अलग था। लेकिन ये उपचुनाव है, उपचुनाव में अब वोटर तमाम ऐसे मुद्दे हैं उसको लेकर अब मतदान करेंगे। लेकिन जीत और हार किसकी होगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मुस्लिम और जनरल का जो कॉम्बिनेशन है वोटर्स का, वो कहा जाता है कि फूलपुर के लिए काफ़ी ज़्यादा निर्णायक साबित होता है। फिलहाल जैसा कि सहयोगी बता रहे हैं, धीरेन्द्र की बड़ी कांटे की टक्कर है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीत की स्थिति में या कौन हार की स्थिति में होगा। फिलहाल जो टक्कर है काफ़ी कांटे की नज़र आ रही है। 9 सीटों को लेकर उपचुनाव का रण, और ऐसे में रैलियाँ भी जमकर हुई। योगी आदित्यनाथ भी इन रैलियों में खूब गरजे। संदीप खेर लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर इन 9 सीटों की बात करें तो सीसामऊ का जिक्र होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीसामऊ सीट के लिए लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा मजबूत कैंपेनिंग की। समाजवादी का बहुत पुराना गढ़ माना जाता है, 32 साल पुराना गढ़ माना जाता है, और लगातार वहाँ से समाजवादी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है पार्टी की। अब ऐसे में इसको किस तरीके से देखा जाए? मऊ की सीट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर समाजवादी पार्टी का देखिए अपना जो वोट प्रतिशत रहा है। इरफान सोलंकी देखिए लगातार वहां से जीतते हुए आए। इरफान सोलंकी के देखिए ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे, घुसपैठियों को शरण देने के मामले में बांग्लादेशियों को, उसके बाद उनको जेल भेजा गया था। अब देखिए उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को देखिए टिकट दिया गया है। हालांकि बीच में ये चर्चा आई थी कि इरफान सोलंकी की जो है वो सजा पर छूट मिली थी, जिसके बाद वहां पर उनकी जो है हो सकता है विधायकी बहाल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पर चुनाव देखिए हो रहा है। आपने देखा था, अभी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम किया। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद रहे, और आज देखिए जो है कि डिंपल यादव, जिस तरीके से सामने जानकारी निकल कर आ रही है कि डिंपल यादव जो है वो आज वहां पर पहुंचेंगी। यानी तैयारियां देखिए दोनों ही पार्टी की तरफ से बहुत मजबूत की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सीट पर 4-4 बार पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, वो बड़े अहम मुद्दे होते हैं, उस समय बड़े चुनाव होते हैं, तो वहां पर मुख्यमंत्री की एक रैली लगाई जाती है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से प्रेशर होता है कि मुख्यमंत्री को पहुंचना है क्योंकि लोकप्रिय है देखिए। लेकिन आप समझिए कि उपचुनाव की 9 सीटें और एक एक सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3-3 बार 4-4 बार पहुंचना, ये दिखाना
कि साफ तौर पर देखिए प्रेशर तो है ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपना एक प्रेशर लेकर चल रही है। कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी बता रही है कि यहाँ पर तो हमको कोई हिला ही नहीं सकता है, जिसमें एक सीट सीसामऊ भी है, करहल भी है, कटहरी भी है, कुंदरकी भी है। तमाम सीटें तो भाजपा के सामने देखिए बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परिणाम आया था, अनएक्सपेक्टेड था। देखिए वो परिणाम कहीं दोबारा ना दोहरा जाए। अगर एक सीट पर भी देखिए मुझे लगता है कि भाजपा को हार मिलती है, वो कई तरीके के मुझे आगे आने वाले जो समय जानकार है संदीप ये बताते हैं कि आमतौर पर ये जो उपचुनाव होते हैं किसी भी राज्य में हो, ये सरकार के पक्ष में जाते हैं, सरकार के चुनाव होते हैं। चलिए आपसे बात होगी इस मुद्दे पर। दीपचंद जोशी भी मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारियों के साथ। दीपचंद, वहां पर किस तरह का माहौल और क्या मुद्दे देख रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल जो मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव होना है, उसमें इस बार थोड़ा तस्वीर अलग है। हिंदू मुस्लिम से अलग लोग विकास का मुद्दा देख रहे हैं। तमाम लोग का कहना यह है कि जो प्रत्याशी विकास करेगा उसको इस बार उनकी तरफ से वोट दिया जाएगा। अदरवाइज जो प्रत्याशी विकास नहीं करेगा या जिसने अभी तक विकास नहीं करा है, उसको लोगों की तरफ से कोई वोट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये टक्कर काफी ज्यादा कड़ी दिख रही है। विकास का जो मुद्दा है वो इस कुंदरकी सीट पर काफी ज्यादा गूंज रहा है। वोटर्स का साफ कहना है इस पर कि जो विकास करेगा, जो पार्टी हमारे लिए कार्य करेगी, हम उसी को अपना वोट देंगे, उसी के पक्ष में अपना वोट डालेंगे। फिलहाल इन 9 सीटों की लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है और अगर बात करें तो आज प्रचार का शोर भी थम जाएगा। कल कोई भी रैलियां नहीं होंगी, आज रैलियों का एक तरह से रैला निकलेगा। लोकेश भी जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे गाजियाबाद जहां पर सदर सीट पर चुनाव होने जा रहा है। लोकेश, ये बताइए कि क्या वहां पर समीकरण दिख रहे हैं? फिलहाल बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में कोई नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके की मजबूती दिख रही है बीजेपी की? ये तीनों जो प्रत्याशी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, किस तरीके की फाइट आप देख रहे हैं सदर सीट को लेकर? देखिए स्वाति, यहाँ 1-to-1 फाइट है। बीजेपी का मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो बेहद नए भी हैं और पार्टी उन्होंने केवल टिकट पाने के लिए ज्वाइन की थी। तो ये पूरे जो कैडर है उसके अंदर ये घोषणाएं हैं। लेकिन एक जातीय समीकरण के हिसाब से अगर आप देखें तो जो बीजेपी है उसने अपना संगठन के आदमी को खड़ा करते हुए ब्राह्मण कार्ड खेला, तो तुरंत सपा ने जो है वहाँ पर दलित कार्ड खेलते हुए दलित को वोट दे दिया, दलित को टिकट दे दिया। और ऐसे में समीकरण ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि सीट पर 1 लाख से अधिक की संख्या में दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन अगर सपा की तरफ एक मुश्त होकर के चला जाता है तो फिर ये पूरी सीट का समीकरण बिगड़ जाएगा और समाजवादी पार्टी के लिए आसान होगा। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वहाँ पर बीएसपी भी अपने कैडर वोट को काटेगी और जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके भी, और AIMIM यानी कि ये सभी मुस्लिम वोट के अंदर सेंध मारेंगे। तो इसके लिए बीजेपी के लिए आसान होगा। और वैसे भी इस चुनाव को दरअसल जो उपचुनाव है इसे सरकार और मशीनरी का चुनाव कहा जाता है। हम पब्लिक से बात करते हैं, साफ तौर पर कहते हैं इससे ना तो सरकार बनने वाली है न बिगड़ने वाली है, क्योंकि ना उस पार्टी का ही विधायक चुना जाए जिसकी सरकार है। कम से कम बाद में सुनने के लिए ये तो नहीं मिलने वाला है कि जो है अभी हमारी सरकार नहीं है, मैं विधायक बन गया लेकिन मेरी कोई सुनी नहीं जा रही। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर हैं और बीजेपी के लिए ये सीट बड़ी माकूल है, क्योंकि पिछले 2 योजनाओं से लगातार वहाँ पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। अतुल गर्ग ने किया, जब वो सांसद बन गए तब ये सीट खाली हुई, इस पर उपचुनाव हो रहा है। और इससे पहले भी अगर आप समीकरण के लिहाज से देखें तो बीएसपी और करीब 2 दशक पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कुछ ही घंटों में अब जैसे साफ तौर पर है कि जो है 9 घंटे बचे हैं केवल चुनाव प्रचार के थमने में, तो ऐसे में आज पूरी ताकत जो है सभी राजनीतिक दल झेकेंगे। और इसमें बीजेपी ने आज अपना एक और रोड शो निकालने की घोषणा की है, जो कि शहर के मुख्य इलाकों से निकलते हुए मतलब समाजवादी पार्टी टक्कर देने की स्थिति में है। लेकिन बात की जाए लोकेश, तो बीजेपी काफी ज्यादा लीड में है, क्योंकि पलड़ा भारी बीजेपी का है। आपने तमाम बातें बताई और ये भी समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही, क्योंकि सरकार जाहिर सी बात है कि सूबे में बीजेपी की है। वापस लौटेंगे तो आज प्रचार का अंतिम दिन है, आज काफ़ी रैलियां भी होंगी और ऐसे में जो टक्कर है तमाम दलों की वो भी काफ़ी ज़्यादा तीखी देखने को मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर प्रचार के आखिरी दिन झारखंड के सवर में उतरेंगे सीएम योगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज सीएम योगी रैलियां करेंगे।